अम्बेडकर। मैं आप लोगों से कुछ मिनट चाहूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अगर खाना और पीना अगर थोड़ा देर रुक जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो मैं भी 3000, 4000, 8000 किलोमीटर दूर चल करके आया हूँ आपसे बोलने के लिए। तो अगर 2 मिनट हमको भी दे देंगे आप तो बड़ा अच्छा लगेगा और सुन लेंगे कुछ, क्योंकि मैंने भी सुना है आपको बहुत देर से, तो मुझे भी सुन लीजिए। कहते किसने दस्तक दी कौन है, किसने दस्तक दी कौन है, आपको यहाँ है वहाँ कौन है। आइए थोड़ी देर हम लोग बैठे हैं। क्या रे आपका मजा नहीं आ रहा बोलने में? बाबा तेरा मिशन अधूरा कौन करेगा पूरा, कौन करेगा पूरा। बात पुरानी है, एक कहानी है। अब सोचूं तुम्हें याद नहीं है, वो ज्योतिबा फूले शिक्षा के द्वार जिन्होंने खोले। भूल गया क्या भूल के भी है तुमको याद जरा सा, बाबा तेरा मिशन अधूरा। गाने में मैंने देखा कि बड़ी शक्ति होती है, सब चुप हो जाते हैं। बोलने में कोई चुप नहीं होता, इसलिए मैंने बोल करके गा दिया। लेकिन साथियों, आज जो आप लोगों ने ये पंगत सजाई है, इसका एक बहुत बड़ा ध्येय होता है, क्योंकि आप साल में एक बार मिलते हैं और जिस प्रकार यहाँ पर बातें हुई, जिस प्रकार का दर्द, जिस प्रकार की पीड़ा, जिस प्रकार का जो आपका फलसफा है, वो जो हो रहा था वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिखाई पड़ रहा। वो जो है वो दर्द ज्यादा है और कम समय है। आपको 2 घंटे का कार्यक्रम नहीं चाहिए, आपको तो 2 दिन लगातार कार्यक्रम करना पड़ेगा। इतना दुख, इतना दर्द और इतनी पीड़ा है कि एक दिन मिला है आपको बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन मनाने के लिए, और जन्मदिन में होता है हैप्पी बर्थडे टू यू। तो यहाँ हैप्पी बर्थडे टू यू तो कोई कर ही नहीं रहा, यहाँ तो सब करे हाय हाय मार दिया, हाय हाय मार दिया। अरे ये बर्थडे सेलिब्रेशन है कि माता का सेलिब्रेशन है, मुझे नहीं समझ। अगर बर्थडे है तो उसमें हम लोग खुशी मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे? 14 अप्रैल एक दिन मिला है, उसमें खुशी मनाएं कि नहीं मनाएं? उसमें सबको बर्थडे हैप्पी बर्थडे कहें या ना कहें, कि उसमें हम बार बार यही कहें कि नहीं वहां बदलेआम हो रहा है, वहां मार दिया जा रहा है, और वहां पर जो है पान में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जा रहा है। तू कहेंगे मुझे नहीं, और इसलिए मैं तो ऑपरेशन करके लाया था, मैं क्या बोलूं, क्या टॉपिक क्या है? डेमोक्रेसी एंड बाबा साहब अम्बेडकर। डेमोक्रेसी एंड बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। अगर सचमुच सेमिनार में सुनने का मन है तो सेमिनार किया जाए अच्छा सा बैठ करके, और उसके बाद फिर अगर मिलने का कार्यक्रम है, दोस्ती का
बाबा साहब अंबेडकर का जन्मदिन मना रहे हैं तो ये एक भाईचारा बनाने का कार्य, ये वो वाला भाईचारा नहीं इसमें हम तो आपको भाई समझे, आज हमको चारा हो चुका भाई, वो वाला भाईचारा नहीं। भाईचारा ऐसा जिसमें सचमुच हम आपके दुख में शामिल, आपके दर्द में शामिल, आपके पीड़ा में शामिल, वो वाला भाईचारा। नहीं तो फिर क्या, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, नहीं तुम खा लेना, कोई खाली। तो एक दिन आपने बड़ी मशक्कत के साथ, बड़ी मेहनत के साथ, मैं अपने सभी जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, प्रोफेसर गौतम जी, ब्रंदर जी, केएस साहब और मंजीत साहब, सभी लोग जो लगे हुए थे दिन रात ये मेहनत करके कि एक दिन हम बैठेंगे और हम बात करेंगे बाबा साहब अंबेडकर पर, हम सुनेंगे बाबा साहब अंबेडकर को, समझेंगे बाबा साहब। लेकिन मुझे सुनने का जो मौका मिला वो बाबा साहब को नहीं, वो कुछ और मिल रहा है सुने। तो इसलिए अगर सचमुच हम चाहते हैं कि बाबा साहब की बात को सुने, सुने और भूले, तो एक शांतिपूर्ण वातावरण बना करके थोड़ा सा बात करें। इसलिए साथियों, मैं तो इतनी सी बात बस कहूंगा आपसे कि हम आखिर ये हर साल बाबा साहब का जन्मदिन क्यों मनाते हैं, अगर इसकी हम बात कर लें तो क्यों मनाते हैं कि हम बाबा साहब अंबेडकर के जो है जन्मदिन पर एक दिन मिले। और मुझे तो सर गौतम सर, मुझे लगता है एक दिन से काम चलने वाला नहीं, आपको हर 3 महीने में और हर 6 महीने में जन्मदिन मनाना है, क्योंकि इतना दर्द, इतनी पीड़ा और इतने लोगों के पास मसाइल हैं, उनके प्रॉब्लम्स हैं कि वो अपना व्यक्त करना चाहते हैं आपके मंच पर, और एक दिन को वो जो मंच मिलता है उसमें सब कुछ कह जाता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप एक दिन में सब कुछ कह पाए, और एक दिन में बाबा साहब को हम अगर थोड़ा सा भी समझ लें तो नहीं काफी है। तो इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि हम आखिर क्यों मना रहे हैं बाबा साहब का जन्मदिन। कितना कितना शक्तिशाली है हमारा प्रतिद्वंदी, कितना शक्तिशाली है हमारा प्रतिद्वंदी, हमारे बीच न होते हुए भी चुपके से आगे बढ़े, और हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। हमने अपने गुरुओं के बारे में, हमने अपने समाज के बारे में, अपनी जो थोड़ी बहुत मेहनत से, मशक्कत से आप यहाँ पर पहुंच करके जो आपने अर्जन किया है, उसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। कितने डॉलर को ले आया था, कोई $8, कोई $13, कोई $35, कोई अभी बताया काश्मीरा साहब ने पैदा होने के पहले ही हमारा 63 में आ गए, कोई 70 में आया तो बात है। क्या अपनी भी बात कर सकते हैं? क्या हमारे अंदर जो कर्ता करने की क्षमता आई है वो ऐसा ही क्यों नहीं? अगर हम वो नहीं करेंगे तो हम अपना उत्साह नहीं, हम अपना उत्साह नहीं, हम आज बाबा साहब की ऊपर कृतज्ञता प्रकट करने कि बाबा साहब धन्य है कि आपने ये जो फसल लगाई है वो लहरा रही है 8000 किलोमीटर दूर, और इसलिए बाबा साहब हम सत्कार करते हैं आपका। बाबा साहब हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे अंदर जो मेहनत और मशक्कत का जज्बा बढ़ा है वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं मांगा, यहाँ किसी ने रिजर्वेशन नहीं मांगा, और उसके बाद भी परफॉर्मेंस देखिए लोगों को, एक से बढ़कर एक इंजीनियर, एक से बढ़कर एक मैनेजमेंट, एक से बढ़कर एक इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर बैठा हुआ है। इसका मतलब हमारे अंदर कमी नहीं है, हमारे अंदर कमी नहीं है, कमी समाज की संरचना में है, बनावट में है, जो हमको प्लेटफॉर्म नहीं दे रही। और इसीलिए बाबा साहब कहते थे when they wanted a Veda, they called for a Veda who was
गॉड फॉर मी। तो क्षमता की कमी कहाँ है? क्षमता की कमी नहीं है, कमी है प्लेटफॉर्म की। आपने प्लेटफॉर्म नहीं दिया, इसलिए हम टोरंटो में आके फंस गए। अगर आप हमको वहां पर दे रहे होते तो हम वहीं पर परफॉर्म करके आपको दिखाते, और आज तरक्की का आलम कुछ दूसरा। इसलिए साथियों, हम बाबा साहब को धन्यवाद करना चाहते हैं आज के दिन। अगर दूसरी बात हम देखें, हमारी माताएं और बहनें यहां बैठी हैं, वो किस प्रकार बाबा साहब को धन्यवाद करें, वो क्यों बाबा साहब को धन्यवाद करें? हमारे जो आयोजकों ने, जो अंबेडकर बर्थडे सेलिब्रेशन कमेटी है, उसने जो मौजू दिया था बात करने का, वो डेमोक्रेसी था। तो डेमोक्रेसी बिना महिलाओं के क्या पूरी हो सकती है? बिना महिलाओं के तो डेमोक्रेसी पूरी नहीं हो सकती। बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए जो किया उसको क्यों नहीं बताया, और हमारी महिलाओं ने उसको क्यों नहीं पढ़ा? और अभी भी हम देख रहे हैं कि जो आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर, चाहे टोरंटो हो, चाहे वो क्वींस हो, चाहे वो कैलगरी हो, चाहे वो एसएफयू हो, उस विश्वविद्यालय में बाबा साहेब के द्वारा किए गए कार्यों को नहीं बताया गया। और इसलिए जरूरी है कि हम यहाँ पर जब बैठे हुए हैं, आप लोग, आपके माध्यम से ये बातें वहां पर पहुंचे। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब भारतीय महिलाओं का अध्ययन करना शुरू किया, विशेषकर मैं माताओं बहनों से कहना चाहूंगा कि जब उन्होंने when he started to analyze the status of Indian women, तो बाबा साहब ने केवल सतही दृष्टि से नहीं देखा। बाबा साहब सबसे पहले वेदों में गए, अथर्ववेद में देखना शुरू किया कि महिलाओं की क्या स्थिति थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने पातंजलि और पाणिनि, कौटिल्य अर्थशास्त्र का अध्ययन किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुदायन सूत्र का अध्ययन किया, और बाबा साहब ने मैत्री और बाकायदा गांधी, इनके जो यादवल से लड़ाई चल रही थी, उसका अध्ययन किया। और तब कहीं बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि महिलाओं की स्थिति क्यों गिरती चली गई और कब से गिरती चली गई, क्योंकि डेमोक्रेसी में जब तक महिलाओं को बराबर का अधिकार नहीं होगा, तब तक जो है डेमोक्रेसी फलीभूत नहीं होगी, unless and until they get the equal rights। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने वो फेमस सेंटेंस सबको याद है कि I measure the development of the community with the development of the women। ये शुरू करते हैं बाबा साहब, और फिर वो कहते हैं, बाबा साहब क्या कह रहे हैं कि मेरी शिक्षा की आवश्यकता किसको किसको है। हालांकि थोड़ा ज्यादा दिन नहीं, बाबा साहब ने शुरू किया कि राइट्स, कौन कौन से अधिकार सुरक्षित किए जाने चाहिए महिलाओं के लिए। आपको पता है कि मैटरनिटी लीव नहीं हुआ करती थी महिला, और मैटरनिटी लीव बाबा साहब ने जब सैंक्शन करी तो क्यों करी? ये नहीं कि ये मेडिकल लीव है और मेडिकल के कारण महिलाओं को मैटरनिटी लीव देनी चाहिए। बाबा साहब ने कहा इट इज ए मॉरल कमिटमेंट ऑफ सोसाइटी। ये मॉरल कमिटमेंट है सोसाइटी का। अगर सचमुच समाज अपनी महिलाओं के प्रति नैतिकता रखता है, मोरालिटी रखता है, तो उसको, क्योंकि आने वाली पीढ़ी दे रही है महिला, और इसलिए महिला को बाकायदा लीव दी जानी चाहिए। ये फिलॉसफी थी बाबा साहब अम्बेडकर। लेकिन अफसोस हमारे आने वाले जो फेमिनिस्ट स्कॉलर हैं, उन्होंने इस फिलॉसफी को नहीं। बाबा साहब ने
जो 8 प्रकार के अधिकारों की बात करी महिलाओं, 8 प्रकार के अधिकारों की बात करना शुरू किया बाबा साहब। फर्स्ट उन्होंने कहा कि विमेन जो महिला है उसको प्रेगनेंसी में माइंस के नीचे काम नहीं करना चाहिए। She should not be allowed to work under the coal mines when she is pregnant. At that time 1948 I am talking about. और उसके बाद उन्होंने क्या कहा, हिंदू कोड बिल के साथ मोनोगैमी विल बी द रूल। बहुपत्नी विवाह को हटा करके एक पत्नी विवाह की उन्होंने रस्म को रखा। बहुपत्नी विवाह के कारण आप जानते हैं क्या होता था। दूसरा, हिंदू कोड बिल 1955 जो बाबा साहब लाए उसमें क्या कहा कि नहीं, मैरिज विल बी ए कॉन्ट्रैक्ट, इट विल नॉट बी ए सेटलमेंट। नहीं तो ये होता मेरा पति मेरा देवता है, 7 वर्षों का संबंध है, कैसे तोड़े। तो साथियों क्या हुआ, बाबा साहब ने कहा कि नहीं, हमको 1955 जो एक्ट था उसमें कहा नहीं, इट इज नॉट गोइंग टू बी ए सेटलमेंट, इट विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट में जब महिला चाहे तब उसको वो तोड़ सकती और डाइवोर्स का बाकायदा प्रावधान। तीसरा, उसके अंदर सिविल मैरिज यानी कि इंटरकास्ट मैरिज का उन्होंने बाकायदा प्रावधान किया कि नहीं, अब से मैरिज केवल जाति बंधन के अंदर नहीं, इंटरकास्ट मैरिज, और उनको भी एक तरह से अधिकार। चौथा, एंटी डाउरी एक्ट वो लेकर के आए बाबा साहब। और पांचवा, राइट टू प्रॉपर्टी, पत्नी को और बेटी को दोनों को पति और पिता की संपत्ति में अधिकार, ये बाबा साहब ने सुरक्षित किया और बाद में लागू। और साथियों, कंसेंट ऑफ द वाइफ वाज रिक्वायर्ड व्हेन शी इज एडॉप्टेड। अगर बच्चे को गोद लेना है तो उसके वाइफ का कंसेंट होना चाहिए। ये तस्वीर बाबा साहब 1955 और 50 से आसपास। और उसके बाद ये जो भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस का लॉ आया, इवन इफ व्हेन द हस्बैंड लीव्स द वाइफ without any legal right, he will have to give compensation and maintenance. This law was also in the Hindu code. ये जो हम तस्वीर कर रहे हैं डेमोक्रेसी का, when we are trying to understand democracy, वो कब आया, when women will also have equal rights, and that is why बाबा साहब वो कर रहे थे कि नहीं, हमको ये लागू करना है। आपको पता होगा कि 400 साल पुरानी डेमोक्रेसी अमेरिका, which is considered to be one of the most developed democracy, वहाँ महिलाओं को वोट डालने का अधिकार कितना मिला, 1964 में आकर के मिला है उनको अधिकार, जबकि 300 साल पुरानी। लेकिन हमारे यहाँ महिलाओं को अधिकार वोटिंग का जिस दिन हमारा कानून लागू हुआ, जिस दिन हमारा प्रोमलगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, उसी दिन हमारी महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिला। सच वॉज बाबा साहेब विजन ऑफ एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी। इसलिए साथियों, जब हम यहाँ पर आज बैठ करके बाबा साहेब द्वारा हमारी प्रजातांत्रिक प्रणाली की स्थापना की हम बात कर रहे हैं, तो एक दूसरे को बधाई दें कि क्या हमने सचमुच बाबा साहब की मानी है कि बाबा साहब को माना। अगर बाबा साहब की मानी है तो मुझे लगता है कि हम अपने आप के लिए ताली जरूर बजा सकते हैं, और नहीं फिर तो ठीक होता रहेगा। हमारे जो साथी बैठे हुए हैं, डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा फलसफा
क्योंकि डेमोक्रेसी दो शब्द से मिलकर बना है, डिमोस और क्रेटोस। डिमोस मतलब पॉपुलर और क्रेटोस मतलब कि एक सरकार। तो इस तरह की जो पीपल्स की सरकार है उसका एक सबसे बड़ा फिलॉसफी है समानता, इक्वालिटी। और ये इक्वालिटी की फिलॉसफी जो है हमको ये सिखाया जाता है कि इक्वालिटी की फिलॉसफी बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है वो फ्रांस की क्रांति से, वो फ्रांसीसी क्रांति से ली। इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रैटर्निटी वो तो वहीं से आई। लेकिन साथियों क्या ये सही है? बाबा साहब को जब हम पढ़ रहे हैं तो बाबा साहब ने खुद कहा नो, आई एम नॉट टेकिंग इट फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन, आई हैव टेकन इट फ्रॉम माय मास्टर द बुद्धा। एंड मास्टर बुद्धा क्या कह रहे थे, क्यों कह रहे थे? और ये नहीं कि बुद्धा ने ही कहा, बुद्धा के बाद गुरु रविदास महाराज ने भी समानता की बात करी और वही बाबा साहब अम्बेडकर इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रैटर्निटी को ले आते हैं। तो हमारे समाज में अगर हम समानता की बात का अगर एक यूटोपिया देखें, यूटोपिया हम लोग कहते हैं कि जब कोई एक मनचाहा राज बनाने की बात हो या मनचाही बात करने की बात हो, उसको यूटोपिया है। तो वो यूटोपिया जो है वो कार्ल मार्क्स का यूटोपिया लोग बता देते हैं कि वो क्लासलेस सोसाइटी चाहता है, और गांधी का यूटोपिया बता देते हैं कि वो राम राज चाहता था। लेकिन क्या गुरु महाराज का यूटोपिया भी कोई बताता है? वो किताब में लिखा गया, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबक को हम, छोट पड़े सब संपत से रैदास है प्रसन्न। क्यों कहना पड़ा गुरु महाराज? क्यों कहना पड़ा कि छोट बड़े सब समझ? इसका मतलब कोई छोटा होगा, इसका मतलब सबको अन्न नहीं मिल रहा होगा। और जात जात में जात है तिन केलन के पास, रैदास न मानुष बन सकते जब तक जात न जात। तो बाबा साहब तो एनालिसिस ऑफ कास्ट कह रहे थे और गुरु महाराज कह रहे थे जात न जात, यानी कि एनालिसिस ऑफ कास्ट वो भी कह रहे थे। और भाईचारा जो बात है, तो गुरु महाराज की वाणी में भाईचारा सबसे पहले कहे रविदास, खला से चमाना जो हम सहरी सुमीत हमारा। दिस इज व्हाट इज फ्रेटर्निटी। आपने इस देश कनाडा को अपना लिया, भाईचारे के आधार पर ही अपनाया। आपने थोड़ी जो है नहीं मैं तो भारतीय हूं इसलिए मैं यहाँ का खाना, मैं यहाँ का ध्वज का प्रणाम नहीं करूंगा, ऐसा तो नहीं कहा। जो हम सहरी सुमीत हमारा, तो ये भाईचारा बना हुआ है या बनाने की पहल है। और तो और साथियों, हम बात करने आ रहे कि समानता की जो बात है, उस समानता का क्या जो बहुजन समाज जिसको हम कहते हैं, दलित समाज कुछ कहते हैं, या अम्बेडकराइट समाज है, रविदासी समाज है, या जिसे कहना चाहिए बहुजन समाज है, अगर इसको हम लेकर के बात करें तो वो जो हम बात कर रहे थे कि जब हम समानता की बात कर रहे हैं तो कहां से वो फिलॉसफी आ गई? मैंने बताया कि बाबा साहब ने कहा कि आई हैव टेकन इट फ्रॉम माय मास्टर द बुद्धा। क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि बाबा साहब जानते थे कि आप इक्वालिटी के लिए लॉ बना सकते हैं। यू कैन मेक अ लॉ फॉर इक्वालिटी, यू कैन मेक अ लॉ फॉर लिबर्टी, लेकिन यू कैन नॉट मेक अ लॉ फॉर फ्रेटर्निटी। भाईचारे के लिए आप कानून नहीं बना सकते। भाईचारा प्रतिस्फुटित होगा, निकलेगा आपके अपने अंदर से, आपके अपने मन से। जब आप अपने भाई को, अपनी बहन को जब एक समान समझेंगे। ये समानता की फिलॉसफी साथियों आ रही थी हमारे गुरुओं से। हमारे यहाँ पर कबीर की वाणी में आप देखिए कि कहाँ पर जो है प्रेमपुर की बात हो, कहाँ पर प्रेमपुर और कहाँ पर जो है फ्रेटर्निटी बराबर मिल जाती है। इसलिए हमें यहाँ पर जो हम गैदर हुए हैं, ये हम इसलिए नहीं गैदर हुए कि हम चलेंगे और एक दिन
बैठेंगे और फूल चढ़ाएंगे, माला चढ़ाएंगे और चले जाएंगे। ये तो मुझे नहीं लगता है कि श्रद्धांजलि हो। अगर सचमुच कुछ फिलॉसफी लेके जाएं आज के लिए, तो मुझे लगता है ज़्यादा बड़ा सत्कार होगा, ज़्यादा बड़ा रिस्पेक्ट होगी बाबा साहब अम्बेडकर। नहीं तो फिर क्या है, वो क्या है, बादलों के बीच में ये कैसी साजिश हुई, बादलों के बीच में ये कैसी साजिश हुई, मेरा घर था जो मिट्टी का, सारी बारिश वहीं तो ये तो काम चलने वाला नहीं है ना। इस बारिश को बचाने के लिए हमें साथ आना चाहिए। एकता की आवश्यकता है, यूनिटी की आवश्यकता है, और यूनिटी तभी आएगी जब हमारी एक विचारधारा होगी, जब हमारा एक फलसफा होगा। अगर हमारा एक फलसफा नहीं है, हमारा एक जो है सोच नहीं है, तो हम सचमुच बढ़ जाए। और इसलिए किसी ने जो है, अगर कोई आइकन जिसको हम लोग नायक कहते हैं, अगर उस नायक को हमने बनाया है, तो उस नायक की बात को अगर हम माने, उस नायक की बात को अगर समझें, और उस नायक के द्वारा दिया गया समाज में योगदान जब तक हम नहीं समझेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता है कि हम अपने कारनामा को आगे। तो साथियों, एक दिन हमको मिला है, उसमें हम उनकी बात को समझें, उन्होंने क्या कहा है इसको समझें, उन्होंने क्या किया है, और क्या ये फलसफा दूर तक जा रहा, इतिहास में जा रहा है, या अचानक पैदा हुआ है। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि अचानक पैदा हुआ। वो फलसफा हमारे बीच में बना हुआ है, जरूरत है खंगालने की, जरूरत है उसको समझने की, जरूरत है एक साथ समेकित रूप में लाने की। नहीं तो फिर से क्या होगा, वो जो लोग बटे हुए हैं वो टूट जाते हैं, जल्दी टूट जाते हैं। और उनको ये, अभी किसी ने सोशल मीडिया की बात करी थी, सोशल मीडिया पर इसी तरह आपको कुछ दिखाया जाता है और हम उस पर कैप्चर हो जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमारे समाज का कौन सा व्यक्ति है, उसने किस विचारधारा से, किस लड़ाई से आगे बढ़ाया। तो साथियों, आइए हम प्रण लें कि हम बाबा साहब अम्बेडकर की जो 3 बातें हमने बताई, केवल 3 बातें अगर हम सुन लें, जो मैं कह रहा था, एक, महिलाओं को अधिकार, महिलाओं को समानता का अधिकार किस प्रकार उन्होंने दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने, और हम उस अधिकार को किस तरह बढ़ा सकते हैं। दूसरा, बाबा साहब अम्बेडकर ने समानता का अधिकार, कैसे हम बैठ करके लोगों को जो है अपने समान समझ सकते हैं, अगर उसकी हम बात कर लें। और तीसरी बात, जो भाईचारा आएगा वो अगर हम किसी तरह बना ले जाएं, वो तभी बनेगा जब हम अपने नायकों के बीच में, चाहे वो बुद्धा हो, चाहे वो गुरु महाराज हो, चाहे वो आज के समय के मॉडर्न लीडर हम जिनको बाबा साहब कहते हैं, क्या उनके विचारों में समानता है, क्या उनकी विचारधारा में समानता है? अगर इसको हम पकड़ लें तो हम सचमुच बता रहे हैं एक बड़ी जमात बन सकते हैं, एक बहुत बड़ी जमात बन सकते हैं। और आपने देखा कि बड़े बड़े लीडर भी जमात को सलाम करते हैं। अगर सचमुच आपको सलाम करवाना है तो 14 अप्रैल शुरुआत होनी चाहिए। जय भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। तो सर, मेरा समय समाप्त होता है, तो नहीं, मैं तो जैसे कहना चाहिए, आपको बात केवल इतनी सी बता रहा था कि किस प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर जो है वो कहते हैं, हम लोग बार बार कहते हैं कि बाबा साहब तुम क्या गए ज़माने से, बाबा साहब तुम क्या गए ज़माने से, करोड़ों लोग रह गए हकूक़ पाने से, करोड़ों लोग रह गए हकूक़ पाने से।
हकूक मतलब कि राइट्स नहीं मिल पाए। अगर बाबा साहब हमारे बीच में और रहे होते तो हो सकता है कि हमको और ज़्यादा अधिकार मिला। तो आज के समय में मुझे लगता है कि हम अपने जो डेमोक्रेसी जिसकी हम बात कर रहे थे, अगर हम उस डेमोक्रेसी को समझ रहे हैं तो उसके मूल्य को समझें, उसके अधिकारों को समझें, नहीं तो फिर जो है बात बन नहीं पाएगी। मैं एक आखिरी बात जो है एक शेर है मेरे पास, एक राही का रास्ता सुनसान, एक राही का रास्ता, ये जितने बैठे हुए हैं सब अपने आप से कह रहे हैं, एक राही का रास्ता सुनसान था, इधर शमशान और इधर कब्रिस्तान। एक राही का रास्ता सुनसान था, इधर शमशान और उधर कब्रिस्तान था। पैर के नीचे पड़ी जो हड्डी तो उसमें से आवाज कुछ इस तरह आई, ए राही सबर के तरह मैं भी कभी इंसान था, मैं भी कभी। साथियों, आज का दिन बड़ा मुकर्रर है और सचमुच आपको मुबारकबाद देने का बहुत बहुत मन है कि आप सचमुच बधाई के पात्र हैं कि आपने इतना समय निकाला और इतना समय निकाल करके आपने आज जो यहाँ पे दिया है, मुझे लगता है ये एक बहुत ही बड़ी। आज बाबा साहब का समय है, बाबा साहब की बात करूंगा, डीएसपी वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं। तो साथियों, एक कहानी छोटी सी है, वो कहानी सुना करके आज का जो बहुत बड़ा फिलॉसफी आप लोग के बैठे होने की है उसका माने क्या है, उस पर मैं बात को बना करके अपनी बात खत्म करता। हम लोग पंचतंत्र की एक कहानी है, उसमें एक काल्पनिक चिड़िया है, एक काल्पनिक चिड़िया है, कल्पना वाली एक चिड़िया और एक तरफ कौवा, दोनों जो है एक जंगल में है और जंगल में बहुत बड़ी आग लग गई, जंगल में बहुत बड़ी आग लग गई और दूर जो है कौवा और चिड़िया दोनों बैठे हैं। कौवा कांव कांव करता है, चिड़िया ची ची करती है और आग लगी हुई है। बाद में चिड़िया कहती है चलो हमें कुछ करना चाहिए। तो कौवे ने कहा क्या करना चाहिए? उसने कहा चलो आग बुझाते हैं। उसने कहा कैसे आग बुझाएंगे? तो उसने कहा चलो अपनी चोंच में पानी लाते हैं और अपनी चोंच में पानी लाके ये आग बुझाते हैं। कौवा हंसने लगा ये इतनी आग तो बड़ी है और तेरी चोंच इतनी छोटी, ये आग कैसे बुझेगी? तो चिड़िया ने बड़ी संजीदगी से कहा, बड़ा सीरियस होते, ये आग चाहे कितनी बड़ी हो, मेरी चोंच चाहे कितनी छोटी हो, लेकिन जिस दिन आग का इतिहास लिखा जाएगा, जिस दिन आग का इतिहास लिखा जाएगा, उस दिन मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा, आग लगाने वालों में। तो मैं यहाँ पर बड़ी छोटी छोटी चिड़िया देख रहा हूँ, मैं यहाँ पर बहुत छोटी छोटी चिड़िया कुछ खड़ी है, कुछ बैठी हुई है। वो चिड़ियों ने जो है समाज के अंदर भाईचारा लाने का होड़ में अपनी बीच में पानी खा और जिस दिन इतिहास लिखा जाएगा, मुझे लगता है उन सब का नाम इस आग बुझाने वालों में होगा। इसलिए आपको सलाम, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।